हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, मैंने देखा है कि ज़्यादातर स्टूडेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, साइन थीटा कॉस थीटा सब करते हैं, बट उनको सच्चाई पता नहीं होती कि ये साइन थीटा कॉस थीटा ये जो करते हैं वो होता क्या है। वो जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उस क्वेश्चन का बेसिस उनको पता नहीं होता है। ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या पढ़ते हैं, किस लिए पढ़ते हैं, ये सारी बातें उनको पता नहीं होता है। मतलब अगर कहा जाए तो सभी लोग, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री को रटने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के क्लास हमारा बहुत ही ज़्यादा बेसिक होने वाला है। हम कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे, बट हम ट्रिग्नोमेट्री के आधार को समझने की कोशिश करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, हम इसमें किस किस बारे में पढ़ाई करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फील करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, क्यों ना सबसे पहले हम आपको त्रिकोणमिति को परिभाषित करके बताते हैं कि ये त्रिकोणमिति है क्या। तो चलिए फ्रेंड्स, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि त्रिकोणमिति क्या होता है। देखिए, तो गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज के भुजाओं तथा कोणों के बारे में अध्ययन करते हैं त्रिकोणमिति कहलाता है। मतलब अगर इस बात को समझने की कोशिश करें तो पूरे त्रिकोणमिति में हम लोग त्रिभुज के बारे में ही अध्ययन करते हैं, त्रिभुज के भुजाओं के बारे में तथा उनके कोणों के बारे में ही अध्ययन करते हैं। अब आप ये तो जानते हो ना कि त्रिभुज क्या होता है। जो तीन भुजाओं से मिलकर फिगर बनता है, जो तीन भुजाओं से मिलकर बनता है, उसको क्या कहा जाता है, त्रिभुज कहा जाता है। त्रिभुज के भी अलग अलग तरह के प्रकार होते हैं। हम जब एकदम बेसिक से स्टार्ट किए हैं तो इन सारे बातों को समझने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आप समझ गए हैं कि गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज के भुजाओं तथा कोणों के बारे में अध्ययन करते हैं त्रिकोणमिति कहलाता है। अब इस चैप्टर का नाम त्रिकोणमिति ही क्यों पड़ा, और भी कुछ नाम तो पढ़ सकता था। तो देखिए, त्रिकोणमिति का जो शाब्दिक अर्थ होता है, इस शब्द का जो अर्थ होता है, ये त्रिकोणमिति से बना हुआ है, जिसको अगर हम कहें तो त्रिभुज का मापन कहा जा सकता है। क्या कह सकते हैं, त्रिभुज का मापन। और ज्यादा तोड़ के समझिए तो त्रि मतलब तीन, कोण, तीन कोण कहाँ पे होते हैं, त्रिभुज में ही होते हैं ना। तो त्रिकोण और मिति का अर्थ होता है माप। मतलब जब हम तीन कोण को मापते हैं या फिर कह सकते हैं त्रिभुज को मापते हैं तो उसी को क्या कहा जाता है, त्रिकोणमिति कहा जाता है। फ्रेंड्स, एक और इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान देना है कि त्रिभुज के बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं, हम इसके बारे में भी बात करेंगे, बट उसमें से एक त्रिभुज होता है समकोण त्रिभुज। क्या होता है, समकोण त्रिभुज। आप याद कीजिए, समकोण त्रिभुज में ये जो तीन भुजाएं होती है उसमें से तीन कोण बनते हैं और एक कोण जो है वो 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री का अर्थ तो आपको पता होगा, मतलब एक भुजा दूसरे भुजा पे क्या होती है, एक तरीके से खड़े होती है, तो ये क्या कहलाता है, 90 डिग्री कहलाता है। और ये जो त्रिभुज हैं, ये त्रिभुज क्या कहलाते हैं, समकोण त्रिभुज कहलाते हैं। तो क्या बताया मैंने आपको कि ये है समकोण त्रिभुज। और त्रिकोणमिति में हम लोग मुख्य रूप से अपनी क्लास में हम लोग सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज का ही अध्ययन करेंगे। ठीक है, क्या बोले हम आपको, बहुत सारे त्रिभुज हो सकते हैं, उसमें से मात्र ये वाला त्रिभुज समकोण त्रिभुज का ही अध्ययन हम लोग त्रिकोणमिति में करेंगे। अब आपको तो आदत हो गई है हर बात के बारे में सोचने का कि ऐसा क्या है इस समकोण त्रिभुज में कि हम लोग समकोण त्रिभुज का ही अध्ययन हम लोग त्रिकोणमिति में करते हैं, आखिर क्यों। तो फ्रेंड्स, अगर आप गौर कीजिएगा तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, इनके जो भुजाएं हैं, ये देखिए, इनको भुजा कहा जाता है ना। ये एक भुजा हो गया, फिर ये एक भुजा हो गया और ये एक भुजा हो गया, तीन भुजा हो गया ना।
तो इसमें ये देखा गया है समकोण त्रिभुज में कि इनके भुजाओं का अनुपात, किसी भी दो भुजा का अनुपात, ये भुजा ले लीजिए या फिर ये भुजा ले लीजिए। चलिए इसका नाम हम लोग लिख लेते हैं। मान लिया जाए ये ABC समकोण त्रिभुज है, तो देखा ये गया है कि इनके भुजाओं का अनुपात, मान लिया जाए AB और एक दूसरा भुजा ले लेते हैं AC, इनका अनुपात जो है ना इनके कोणों पे निर्भर करता है। क्या करता है, यहाँ पे देखिए कोण बन रहा है ना, मान लिया जाए अगर ये कोण थीटा बन रहा है तो इन दोनों का अनुपात एक्चुअल में किस पे निर्भर करता है, इन कोण पे निर्भर करता है, इन कोण पे निर्भर करता है। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, इस चैप्टर में त्रिकोणमिति में हम समकोण त्रिभुज के बारे में ही मुख्य रूप से पढ़ते हैं। आपको और ये समझ में आएगा कि कैसे ये कोण पे निर्भर करता है, और यदि ये कोण पे निर्भर करता है तो हम इस चैप्टर में ही इसे क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि जनरली इस चैप्टर में कोण और इनके भुजाओं के अनुपात को पढ़ा जाता है, और देखा ये गया है कि समकोण त्रिभुज में कोण और अनुपात के बीच एक संबंध है, इसी वजह से हम इनको पढ़ना पड़ता है इस त्रिकोणमिति चैप्टर में। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप यहाँ तक इन बातों को लिखिए, फिर हम लोग आगे समझने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम थोड़ा सा पास्ट में जाने वाले हैं। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि त्रिकोणमिति का इतिहास क्या है, कहाँ से सबसे पहले त्रिकोणमिति की शुरुआत हुई और फिर कैसे इसका विस्तार हुआ। तो फ्रेंड्स त्रिकोणमिति जो है सबसे पहले मिस्र या फिर आप कह सकते हैं बेबीलोन वासियों को पता था। देखिए तो मैंने क्या लिखा है कि त्रिकोणमिति का ज्ञान सर्वप्रथम मिस्र एवं बेबीलोन वासियों को था। ठीक है, सबसे पहले इतिहास ढूंढने पे पता चलता है कि सबसे पहले त्रिकोणमिति का ज्ञान वहां के लोगों को ही था। अच्छा, वो क्या करते थे, इन चीजों का, इनका उपयोग किस प्रकार किया जाता था त्रिकोणमिति का। तो फ्रेंड्स जो भी खगोल शास्त्री होते थे, एस्ट्रोनॉमर्स होते थे, जो भी ग्रहों के बारे में, हमारे आकाश पिंड में जो जो भी है उन चीजों के बारे में पता लगाते हैं, उनको खगोल शास्त्री कहा जाता है। तो जो भी खगोल शास्त्री होते थे वो त्रिकोणमिति से के उपयोग से ही दूरी को ज्ञात करते थे। जैसे पृथ्वी और सूर्य की दूरी, या फिर पृथ्वी से किसी तारों की दूरी, पृथ्वी से ग्रहों की दूरी, इन सारी दूरियों को त्रिकोणमिति के उपयोग से ही पता लगाया जाता था। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, दूरी को त्रिकोणमिति के उपयोग से कैसे निकाला जा सकता है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फिर आपको खुद अंदाजा लग जाएगा कि त्रिकोणमिति से कैसे निकाला जा सकता था। तो फ्रेंड्स मैं आपको इसका बहुत ज्यादा बेसिक प्रोवाइड करना चाहता हूं, एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं और फिर डिटेल तक जाएंगे। तो फिलहाल आप इसको नोट कर लीजिए और आगे की कहानी समझेंगे। फ्रेंड्स अब हमें क्या समझना है, अगर आप त्रिकोणमिति पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको कम से कम पाइथागोरस प्रमेय तो एकदम अच्छे से पता होना चाहिए। क्या बोल रहे हैं फ्रेंड्स हम, पाइथागोरस का जो प्रमेय है वो आपको एनी हाउ पता होना चाहिए, तभी आपको त्रिकोणमिति समझ में आएगा। ठीक है, इंग्लिश में इसी को कहा जाता है पाइथागोरस थ्योरम। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है ये पाइथागोरस का प्रमेय। फ्रेंड्स थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बात किया था ना कि जब किसी त्रिभुज में एक कोण, क्या एक कोण 90 डिग्री हो, मतलब दो भुजाएं एक दूसरे से क्या हो, एकदम खड़ी हो, तो इनको, इस त्रिभुज को क्या कहा जाता है, समकोण त्रिभुज कहा जाता है। अच्छा, इस समकोण त्रिभुज में एक खास चीज आप कह सकते हैं, एक जादू हम जानते हैं। क्या जादू हम जानते हैं, अगर इस त्रिभुज में आपको कोई दो भुजा दिया हुआ हो तो आप तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। जैसे समझिए फ्रेंड्स, मेरे सामने मान लिया जाए इस भुजा की लंबाई मुझे ज्ञात है 3 सेंटीमीटर है और इस भुजा की लंबाई है 4 सेंटीमीटर। अब सोचिए क्या हम कुछ करके ये भुजा ज्ञात कर सकते हैं, स्केल वगैरह नापना वापना नहीं है, ऐसे किसी सूत्र का इस्तेमाल करके हमें ये तीसरा भुजा ज्ञात करना है। तो ऑफ कोर्स हम इस
तीसरे भुजा को ज्ञात कर सकते हैं। मान लिया जाए ये त्रिभुज है ABC, हमें ज्ञात क्या करना है, AC ज्ञात करना है। तो मेरे पास एक सूत्र है, क्या है वो सूत्र, इस भुजा का वर्ग, ये जो आपको तिरछा लाइन दिख रहा है ना, इस भुजा का वर्ग, आपको ये लग भी रहा होगा, एक अंदाज भी होगा कि ये लंबी रेखा है, मतलब लंबी रेखा जो है इसका वर्ग इन दोनों भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। मतलब कोई एक भुजा लीजिए AB, इनका वर्ग कर दीजिए, और फिर ये दूसरा भुजा लीजिए, इनका वर्ग कर दीजिए, और इन दोनों को जोड़ दीजिए। यही है एक जादू जो किसके द्वारा दिया गया था, पाइथागोरस के द्वारा दिया गया था, और ये बहुत ज्यादा फेमस हुआ पाइथागोरस प्रमेय से। तो फ्रेंड्स क्या था, पाइथागोरस के द्वारा क्या दिया गया कि कोई भी अगर समकोण त्रिभुज है, कोई भी समकोण त्रिभुज, उसमें जो ये लंबी रेखा है इसका वर्ग इसके वर्ग और इसके वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए तो एक बार हम लोग ट्राई करते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं कि कितना होगा इनका वर्ग। तो देखिए तो फ्रेंड्स, ये AB कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है ना, तो ये हमने 4 का वर्ग किया। BC कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है ना, तो 3 का वर्ग किया। और हमको पता है, खुद हमें पता चल जाएगा AC का वर्ग कितना होगा। इसको एक बार सॉल्व कीजिए। ये कितना हो गया 16, ये कितना हो गया 9, और ये क्या हो गया AC का वर्ग। अच्छा, अब इसको सॉल्व कीजिए जरा, तो ये हो गया 16 9 25, मतलब AC का वर्ग कितना हो गया 16 9 25। अब आपको पता है ये वर्ग जब उधर जाता है तो ये किस में चला जाता है, वर्ग मूल में चला जाता है, मतलब इस प्रकार 25 हो जाएगा। तो AC आपको पता चल गया क्या, बिल्कुल पता चल गया, AC का मान है 5 सेंटीमीटर। तो देखिए आप खुद जान गए बिना किसी चीज का इस्तेमाल किए कि ये कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। और इसी को कहा जाता है पाइथागोरस का परिमेय। ये जो दिया गया है इसी को कहा जाता है पाइथागोरस का परिमेय। इसको हम लोग लैंग्वेज में भी लिख लेंगे, पहले आप इसको क्या कर लें, नोट कर लें। तो फ्रेंड्स, क्या हम आपको इसी तरीके से कोई दूसरा सवाल दें, इसी तरीके से एक त्रिभुज दें, तो क्या आप जादू करके पता कर सकते हैं? चलिए देखते हैं पता होता है या नहीं। ये आपको लग रहा होगा कि ये समकोण त्रिभुज है, वेरी गुड। अब आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करके पहले खुद बताना है सॉल्व करके कि क्या आता है। मान लिया जाए मैंने इस भुजा का माप दिया है 7 सेंटीमीटर और इस भुजा का माप है 24 सेंटीमीटर, और मैं आपको कह रहा हूं कि इस भुजा का मान बताइए। तो एक बार आप लोग पॉज कर लीजिएगा, उसके बाद सॉल्व कीजिएगा। मैं फिलहाल आपको उस जादू से बताता हूं। तो क्या जादू दिया गया था पाइथागोरस के द्वारा कि इसका वर्ग किन के वर्ग, ये BC के वर्ग और AB के वर्ग के बराबर होगा। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं, AC स्क्वायर बराबर ये क्या है, BC मतलब 24 का वर्ग प्लस AB मतलब 7 का वर्ग। तो ये 24 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 576 आएगा। ये 576 हो गया, और ये कितना होगा 49 होगा। तो एक बार इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। AC स्क्वायर ये कितना हो गया 5 और ये 6 से 625। अब आपको पता है आगे हमें क्या करना है, तो हम लोग AC बराबर क्या लिख सकते हैं 625, और आपको पता होगा ये किसका है, 25 का स्क्वायर है, तो आंसर क्या हो गया 25। मतलब AC का माप कितना है, AC का माप है 25 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स अब हमको समझ में आ गया है कि पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज में कोई भी दो भुजा अगर दिया हो, जरूरी नहीं हो कि यही भुजा, कोई भी दो भुजा दिया हो, तो इस फॉर्मूला का उपयोग करके, जादू भी कह सकते हैं हम इसको, इस जादू का उपयोग करके हम लोग क्या करेंगे, कोई तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। तो नोट कीजिए तो इसको। तो फ्रेंड्स अब हम क्या समझने वाले हैं, तो आपने अभी देखा था कि समकोण त्रिभुज में इस प्रकार से कोई भी दो भुजा दिया रहता था तो हम तीसरी भुजा ज्ञात कर लेते थे। अच्छा, अपने सुविधा के लिए क्यों ना हम इन भुजाओं का कुछ नाम रख लें, क्योंकि बार बार इसका हमें क्या करना है, इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो
क्या होता है कि इस त्रिभुज को अगर आप कहाँ से देखोगे, यहाँ से देखोगे, मतलब इधर से, जहाँ जिधर मेरी आंख है ना, अगर आप इधर से देखोगे तो मान लिया जाए इस कोण से देख रहे हो ना आप, ये कोण है ना, ये 90 डिग्री है, ये भी कोई कोण रहा होगा, मान लिया जाए ये कोण थीटा है। तो अगर इसको यहाँ इसके रिस्पेक्ट से देखा जाए, इस कोण के रिस्पेक्ट से देखा जाए, तो ये इसको क्या लगेगा, एक खड़ी लाइन लगेगा ना, कि एक लाइन, एक कुछ चीज, ये क्या है, इस प्रकार से खड़ा है, नहीं यही लगेगा ना आपको कि ये खड़ा है। तो इसको हम क्या कह देंगे, इसके रिस्पेक्ट से इसको हम कह देंगे लंब। ध्यान से समझिएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये लंब किसी लाइन पे खड़ा है ना, किसी रेखा पे खड़ा है ना, वो जिस पे खड़ा होता है उसको हम क्या कह देते हैं, आधार। फिर से समझिए, हम यहाँ से देखेंगे तो हमें खड़ा लाइन कौन दिख रहा है, ये, तो इसको लंब कह देंगे, और ये जिस पे खड़ा होगा उसको हम क्या कह देंगे, आधार कह देंगे। अब वो जो तीसरी रेखा होगी जो तिरछी होगी, इसको हम क्या कह देंगे, कर्ण कह देंगे। तो इस प्रकार हम त्रिभुज में तीनों भुजाओं का नाम रख चुके हैं। इंग्लिश में इसी को कहा जाता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, इसको कहा जाता है बेस, और इसको कहा जाता है हाइपोटेनस। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम बार बार लंब आधार बहुत बड़ा हो जाएगा तो इसका एक शॉर्ट फॉर्म लिख लेते हैं। इस लंब को हम लोग P कह देंगे, परपेंडिकुलर का P हमने इस्तेमाल कर दिया। इस आधार को हम लोग B कह लेंगे, बेस का B इस्तेमाल कर लिया, और इस हाइपोटेनस का हम लोग H कह देंगे। मतलब हम समझ गए, ये हो गया P, ये हो गया B, और ये हो गया H। बट एक चीज है जो जनरली स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है कि अब मान लिया जाए इसी त्रिभुज को हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, ये लीजिए हमने इसी सेम त्रिभुज को यहाँ से बनाया। पिछली बार ये थीटा था ना, यहाँ वाला, इस बार अब हम कोण को बदल देते हैं। इस बार उसी त्रिभुज को, ध्यान दीजिएगा, गौर से समझिएगा, उसी त्रिभुज को हम लोग अगर यहाँ से देखें, मतलब इसके रिस्पेक्ट में देखें, पिछली बार किसके लिए देखे थे, इसके लिए, इस बार उसी को हम इसके लिए देखते हैं। इसका कुछ नाम रख लें क्या, मान लिया जाए इसका नाम हम लोग अल्फा रख लेते हैं, इस कोण का नाम हम लोग अल्फा रख देते हैं। अब जब आप इसके लिए देखिएगा तो P जो है कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए लंब जो है ये हो जाएगा। देखिए बदल गया है, आपको समझा भी रहे हैं क्यों लंब ये हो गया है, क्योंकि इस बार आप यहाँ से देख रहे हैं, आपकी जो आंख है वो कहाँ है, यहाँ है। अब आप यहाँ से देख रहे हैं तो एक खड़ी रेखा आपको कौन दिख रही है, ये, और ये खड़ी रेखा किस पे दिख रही है, इस पे, तो ये हो गया आधार। ये क्या हो गया, आधार। अब आपको पता है ये क्या हो जाएगा, कर्ण। तो लंब को हम लोग क्या बोलते थे, P, इसको बोलते थे B, और कर्ण को बोलते थे H। तो आपने गौर किया होगा कि कोण का मान बदलने से नहीं, किसी कोण से देखने से, इस कोण से अगर आप देखते हैं तो लंब और आधार ये है, इस कोण से अगर आप देखते हैं तो लंब और आधार ये हो जा रहा है। मतलब कर्ण तो वही है पर लंब और आधार बदल जा रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये आप आई होप समझ गए होंगे, और इनको क्या कर लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है। चलिए, तो फ्रेंड्स देखिए, तो हम अगर पाइथागोरस के प्रमेय को लैंग्वेज में लिखना चाहें तो हम क्या कह सकते हैं कि पाइथागोरस के प्रमेय के अनुसार किसी भी समकोण त्रिभुज, चलिए जल्दी से एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, किसी भी समकोण त्रिभुज के लंब का वर्ग। अच्छा, लंब इस बार आपको समझ में आ गया होगा कि हमें किस कोण के लिए देख रहे हैं, उसके लिए फिर हमें लंब ढूंढना होगा। अगर हम इस कोण से देख रहे हैं तो लंब क्या हो गया, ये हो गया। तो लंब का वर्ग, अच्छा लंब को हम लोग क्या बोलते थे, P बोलते थे। तो ये कहना चाह रहा है कि P का वर्ग तथा आधार का वर्ग। आधार क्या है आपको समझ में आ गया होगा, इस बार आधार ये है, मतलब B। ये कहना चाह रहा है कि आधार का वर्ग का योग, लंब के वर्ग और आधार के वर्ग का योग किसके बराबर है, कर्ण के वर्ग के बराबर है। आपको पता है ये है कर्ण, जिसे हम लोग H से सूचित करते हैं, और ये h² के बराबर हो गया। यही है आपका पाइथागोरस का प्रमेय, p² + b² बराबर h²। तो फ्रेंड्स आई होप आप इस चैप्टर के जो बेसिक्स हैं जो हमें पढ़ना है वो आप समझ गए होंगे।
और एक जानकारी के लिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये जो पाइथागोरस है ना, एक बहुत ही महान गणितज्ञ हैं, जिनके वजह से आज गणित ना बहुत आगे बढ़ा है। एक्चुअल में ये पाइथागोरस प्रमेय जो है ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, और इसके फेमस होने की वजह से फिर हम लोग धीरे धीरे आगे गणित में आगे की ओर बढ़ते चले गए। तो अगर पॉसिबल हुआ तो हम लोग अगली क्लास में पाइथागोरस के बारे में, इनके पूरे इतिहास के बारे में, इनके बारे में जितना कुछ हम लोग जान सकते हैं वो सारी बातों को जानने की कोशिश करेंगे। बस जानकारी के लिए होगा, परीक्षा में नहीं पूछा जाता है, एक मोटिवेशन के लिए होगा कि पहले के जो लोग होते थे वो किस प्रकार सोचते थे, और उनकी अगर हम कहानी थोड़ा जानते हैं तो एक अंदर से ही मोटिवेशन हमें मिलता है। तो कोशिश करेंगे हम उसके ऊपर बात करेंगे पाइथागोरस के बारे में। तो फ्रेंड्स आई होप यहाँ तक आप बातों को समझ पाए हों, और इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।